कहानी सरसरी याद रहती है, हीरो मिथक बन जाता है और गाने नॉस्टैल्जिया का पर्याय। फिल्म में जो नहीं भूलता वो है काले हाशिए पर उभरने वाला एक फ्रेम, लेदर की जैकेट पहने बाहें फैलाए नायक जिसकी तरफ नायिका दौड़ रही है, उसका सफ़ेद दुपट्टा लहरा रहा है और तभी एक धुन बजती है पीछे से, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मुमकिन था कि डीडीएलजे में ये सीन होता ही नहीं, क्योंकि जिस महीने सीन शूट होना था पंजाब में सरसों कट चुकी थी। 3 हफ्ते पंजाब में भटकने के बाद कैमरामैन मनमोहन सिंह परेशान थे। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने तब कहा कि कुछ और करते हैं और अंत में पुराने चावल ने प्रॉब्लम सॉल्व की। यश चोपड़ा ने कहा कि चलो गुड़गांव की तरफ चल के देखते हैं एक बार। आदित्य ने मना किया, वो थक चुके थे। 3 हफ्ते बेकार गए थे, पर यश जी ने कहा कि रास्ते में है, देखने में क्या जाता है। इस एक फैसले ने सिनेमा की तारीख बदली। गुड़गांव में मिला वो दृश्य जो हिंदी फिल्मों का सबसे मशहूर फ्रेम बनने वाला था, एक तस्वीर जो करोड़ों लोगों के दिलों में बस गई। पश्चिमी लुक, पूर्वी परिवेश, एक फिल्म का संदेश एक फ्रेम में। ये कहानी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की, एक फिल्म जिसने लव स्टोरीज के क्लाइमैक्स का गोल्डन रूल तोड़ा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे लेजेंडरी फिल्मों में से एक बनी। फिल्म की कहानी हमने देखी है, लेकिन फिल्म के पीछे एक और कहानी है जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आदित्य चोपड़ा को डीडीएलजे का आइडिया कहां से आया? यश चोपड़ा की कौन सी फ्लॉप फिल्म से आदित्य को एक हिट फिल्म का फॉर्मूला मिला? डीडीएलजे के कोरियोग्राफर ने बीच फिल्म शूटिंग को क्यों छोड़ा? मेहंदी लगा के रखना गाने ने हिंदी फिल्मों का कौन सा रूल बदला? किस सीन पर आदित्य चोपड़ा और अमरीश पुरी के बीच बहस हुई और फिल्म का वो कौन सा सीन था जिसे करने के लिए शाहरुख और काजोल को डांट पड़ी? आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर आपको सुनाएंगे डीडीएलजे से जुड़े ये सारे किस्से और फिल्म बनने की कहानी भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव देख रहे हैं। बंबई, 16 अक्टूबर 1958 को यहाँ एक थिएटर खुला, मराठा मंदिर। कितनी फिल्में इस थिएटर में लगी होंगी, लेकिन इसे आज भी जाना जाता है डीडीएलजे के लिए। 20 अक्टूबर 1995 को डीडीएलजे रिलीज हुई और तब से आज तक इस थिएटर में यह मूवी लगातार दिखाई जा रही है। डीडीएलजे पर लिखी अपनी किताब में फिल्म विश्लेषक अनुपमा चोपड़ा बताती हैं, साल 2002 यानी डीडीएलजे के रिलीज के 7 साल बाद भी मराठा मंदिर में इस फिल्म की टिकटें ब्लैक होती थीं। 13 का 30 दाम मिलता था, यानी 13 रुपये की टिकट 30 रुपये में बिकती थी। डीडीएलजे की सक्सेस का यह फॉर्मूला तैयार हुआ था एक डायरी में। डीडीएलजे बनाते हुए आदित्य चोपड़ा महज 23 साल के थे और लोग उन्हें सिर्फ यश चोपड़ा का बेटा मानते थे, बड़े बाप का बेटा। अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं, 8 साल की उम्र तक आदित्य चोपड़ा को लगता था कि दुनिया में सभी फिल्में ही बनाते हैं। उनके घर में अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर जैसे बड़े बड़े नाम रोज आते जाते थे। अभिषेक बच्चन, फरहान और जोया अख्तर आदित्य के बचपन के दोस्त थे। पामेला यानी आदित्य की मां बच्चों को एक गेम खिलाया करती, एक कहानी शुरू करो और दूसरा उसे आगे बढ़ाता। 9 साल का आदित्य तब से कहानियां लिखने लगा। सिलसिला के मुहूर्त पर उसने शबाना आज़मी को एक स्क्रिप्ट सुनाई, एक क्रिमिनल की कहानी जो याददाश्त खो देता है और पुलिस ऑफिसर बन जाता है और फिर उसी मर्डर की जांच करता है जो उसने खुद किया था। शबाना इतनी इम्प्रेस हुई कि जावेद अख्तर से कहा, ये लड़का एक दिन बड़ा डायरेक्टर बनेगा। आदित्य चोपड़ा की कहानी एक जिद्दी, फोकस्ड और कॉम्पिटिटिव लड़के की है। अजनबियों के सामने हकलाता था, पर फिल्मों के मामलों में उसका कॉन्फिडेंस कमाल का था। स्कूल में टॉप 10 में आता था, पर कॉलेज जाना वेस्ट ऑफ टाइम लगा उसे। पामेला ने जिद की तो सिडनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। हर सुबह ट्रेन से साउथ बॉम्बे जाता भी, फुटबॉल खेलता और वापस आ जाता। जब पेरेंट्स ने यूएस भेजने की बात की, मना कर दिया, कहा कि हिंदी फिल्में बनाऊंगा और यूएस जाकर मेरा टच चला जाएगा। पामेला ने तब शर्त रखी कि कॉलेज छोड़ना मना है, पर काम आप कर सकते हो। साल था 1989 का। चांदनी फिल्म की शूटिंग के दौरान आदित्य को पहली बार बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिला। आदित्य ने सब कुछ किया, कंटिन्यूटी का ध्यान रखा, कॉस्ट्यूम्स, आर्टिस्ट को बुलाना वगैरह। पहली बार क्लैप दी तो बड़ा डर रहा था। ऋषि कपूर ने छेड़ा कि इतनी ज़ोर से क्लैप क्यों दी, लेकिन करते करते आदित्य जल्दी फिल्म मेकिंग की सारी बारीकियाँ सीख गए और ये लड़का बन गया एक पुरुष। सीखना हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं था, आदित्य फिल्म मेकिंग के सीक्रेट फॉर्मूला की तलाश में थे। क्या चलता है, कौन सी कहानी ऑडियंस के दिल को छूती है, ये सब समझने के लिए आदित्य ने पूरे 2 साल लगाए। 1989 से 1991 तक उन्होंने हर फिल्म को थिएटर जाकर देखा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हर फिल्म देखने के बाद आदित्य उसे अपनी डायरी में दर्ज करते। हर फिल्म का फर्स्ट वीक कलेक्शन, अगले हफ्तों का बिजनेस, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और एक्चुअल रिजल्ट, ये सब डॉक्यूमेंट करते और इसके बाद हर महीने की समीक्षा भी।
मसला नवंबर 1990 के बारे में वो लिखते हैं, डिस्गस्टिंग मंथ, नो बेस्ट्स, खराब महीना। साल के अंत में आदित्य देखते कि उनकी कितनी प्रिडिक्शंस सही निकली जो उन्होंने पहले दिन की थी। गानों को लेकर भी यही तरीका अपनाया। हर महीने वो अपनी टॉप 10 की लिस्ट बनाते और फिर रेडियो पर आने वाली टॉप 10 लिस्ट से उसको कंपेयर करते। फिल्मों पर रिसर्च और केस स्टडी करने के बाद जिस पहली फिल्म में आदित्य पूरी तरह इन्वॉल्व हुए वो थी लम्हे। चांदनी की सक्सेस के बाद यश चोपड़ा एक रिस्की सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना चाहते थे, एक मिडिल एज्ड मैन और यंग गर्ल का रोमांस। और ये रोमांस भी उन लोगों के बीच में कि लड़की उस औरत की हूबहू कॉपी है जिससे मिडिल एज्ड मैन प्यार करता था। फिल्म में अनिल कपूर थे और श्रीदेवी का रोल था डबल। आदित्य ने यश चोपड़ा को मना किया, कहा कि ये इंडिया में चलेगी नहीं, पर यश जी नहीं माने। फिल्म आदित्य की ट्रेनिंग ग्राउंड बनी। डायलॉग से लेकर म्यूजिक रिकॉर्डिंग हर चीज़ में उन्होंने काम किया और अंत में लम्हे फ्लॉप रही। यश जी डिप्रेस हुए, आदित्य भी अपने शेल में चले गए। उन्हें समझ आ गया कि ऑडियंस गॉड है और वो कभी गलत नहीं होती, और इसी मंत्र को अपनाकर आदित्य ने अपनी पहली फिल्म बनाई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। आदित्य चोपड़ा को DDLJ का आइडिया एक ट्रेन के सफर के दौरान आया था। शुरुआत एक सवाल से हुई कि क्या होगा अगर टॉम क्रूज जैसा कोई अमेरिकन लड़का एक कंजर्वेटिव इंडियन लड़की से प्यार कर ले। दोनों यूरोप में मिले, एग्जॉटिक लोकेशंस पर प्यार हो और फिर लड़का हिंदुस्तान आए और यहाँ के कल्चर से रूबरू हो। इंग्लिश में बनी ये फिल्म नॉन इंडियन ऑडियंस तक भी पहुँच जाएगी, ऐसा उन्हें लगा। ये आइडिया आदित्य को पसंद था, लेकिन उन्हें लगता था कि अभी इसका वक्त आया नहीं। मानकर चल रहे थे कि ये उनकी चौथी या पांचवी फिल्म हो सकती है। सबसे पहले वो 3 स्टूडेंट्स और उनके म्यूजिक टीचर वाली एक फिल्म बनाना चाहते थे, जो आगे चलकर उन्होंने मोहब्बतें के नाम से बनाई। DDLJ दूर की कौड़ी थी, लेकिन फिर यश चोपड़ा से बात करते करते एक दिन आदित्य के मन में एक ऐसा ख्याल भी आ गया कि वो तुरंत फिल्म बनाने को रेडी हो गए। हुआ ये कि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दौरान आदित्य यश चोपड़ा को कहानी सुना रहे थे, वही टॉम क्रूज वाली। इस दौरान उन्हें अचानक एक और आइडिया आया। हिंदी फिल्मों में तब चलन था कि लव स्टोरीज के अंत में लड़का लड़की बगावत करते हैं और घर से भाग जाते हैं। आदित्य ने कहा कि क्या हो अगर लड़की भागने को तैयार है पर लड़का मना कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं पर तुम्हारे पिता की इजाज़त के बिना शादी नहीं करूंगा। अब जो यश चोपड़ा थे वो ट्विस्ट वाली लव स्टोरीज को पसंद करते थे और उन्हें ये आइडिया बहुत ज़्यादा जमा नहीं। उनको लगता था कि बिना बगावत कैसा इश्क, लेकिन आदित्य के लिए फॉर्मूला पुराना हो गया था। वो कुछ नया करना चाहते थे और उन्होंने यश चोपड़ा से फिल्म बनाने को कहा भी, लेकिन यश जी ने इनकार किया और कहा कि अच्छी है पर मेरे लिए नहीं है, तुमको बनाना है, तुम क्यों नहीं बना लेते। आदित्य अपनी माँ के पास गए। इसके बाद उनकी हाँ मिलते ही आदित्य ने तय किया कि अब वो खुद इस फिल्म को बनाएंगे। मई 1994। यश राज फिल्म्स में एक परंपरा थी कि किसी भी फिल्म के शुरू होने से पहले टॉप क्रू को घर बुलाकर एक डिटेल्ड नरेशन उनके लिए दिया जाता। सिनेमेटोग्राफर मनमोहन सिंह, आर्ट डायरेक्टर शर्मिष्ठा रॉय, डायलॉग राइटर जावेद सिद्दीकी और फैमिली फ्रेंड देवेन वर्मा, सब के सब आए और आदित्य ने उनके सामने कहानी सुनाई। किसी को पसंद नहीं आई। मनमोहन को फर्स्ट हाफ में कुछ लगा ही नहीं कि है, प्लॉट में कुछ हो नहीं रहा था। दूसरों को लगा कि इंटेंसिटी फिल्म की कम है, लड़का लड़की के पीछे इंडिया क्यों आएगा जब उसे ये भी नहीं पता कि वो उससे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि ज़माना तो देश छोड़ने का था। क्लाइमैक्स दिल है कि मानता नहीं जैसा लग रहा था, जहां बाप बेटी को अपनी शादी से भागने को कह देता है। अब आदित्य चोपड़ा इस सबसे थोड़े हताश हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लेवल पर कास्टिंग शुरू की। पहले सोचा कि न्यू कमर्स को लेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट ने शेप लिया उन्हें समझ आया कि सीजन परफॉर्मर्स होंगे तभी बात बनेगी। सिमरन के लिए काजोल हमेशा से फर्स्ट चॉइस थी। डस्की कॉम्प्लेक्शन, हेजल ग्रीन आंखें, बॉलीवुड हीरोइंस के फेयर स्किन स्टीरियोटाइप से बहुत अलग और स्क्रीन पर कमाल का करिश्मा। यश राज की ये दिल लगी में काम कर चुकी थी काजोल और आदित्य की दोस्त भी थी। वो तुरंत मान गई, पर सोच रही थी कि ट्रेडिशनल ओबीडियंट बेटी का रोल कैसे प्ले कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद बड़ी हेडस्ट्रॉन्ग और फॉरवर्ड थी। सिमरन से ज़्यादा कनेक्ट कर नहीं पा रही थी। लेकिन शाहरुख के साथ बड़ी दिक्कत आई। उन्होंने इससे पहले रोमांटिक हीरो का रोल नहीं किया था, ज़्यादातर एंटी हीरो के रोल थे। काजोल शाहरुख की जोड़ी बाजीगर में हिट हुई थी, पर वो थी थ्रिलर। डर की शूटिंग के दौरान आदित्य ने शाहरुख से औजार नाम के फिल्म की बात की थी। शाहरुख को लगा कि माचो एक्शन फिल्म होगी, लेकिन आदित्य ने जब लव स्टोरी सुनाई तो शाहरुख को ज़्यादा इंटरेस्ट आया नहीं। शाहरुख को लगता था कि रोमांस कमज़ोर मर्दों वाला काम है, खूबसूरत लोकेशंस पर गाना, लड़कियों के साथ भागना बॉलीवुड का पुराना फॉर्मूला है
और तब शाहरुख मानते थे कि आमिर और सलमान खान लवर बॉय बन चुके हैं, कोई वहां पहुंच चुका है और मुझे कुछ हट के करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इनकार किया। 3 हफ्ते और कई दौर की मीटिंग चली, लेकिन आदित्य ने जिद नहीं छोड़ी। चौथी मीटिंग में कहा कि तुम स्टार तो हो, पर सुपरस्टार तब कहलाओगे जब हर लड़की के सपनों का प्रेमी और हर माँ के सपनों का बेटा बनोगे। लेकिन शाहरुख अभी भी डावाडोल थे। आदित्य ने फिर सैफ अली खान के बारे में सोचना शुरू किया और फिर एक दिन महबूब स्टूडियो में कर्ण अर्जुन सेट के बाहर शाहरुख ने ही हाँ भी कर दी। हीरो हीरोइन के बाद अब बारी थी सपोर्टिंग कास्ट की। लाजो के लिए फरीदा जलाल को चुना गया, अंडररेटेड कैरेक्टर एक्ट्रेस जो 8 साल के गैप के बाद वापस आ रही थी। सिमरन के कड़क बाप बलदेव के सामने फरीदा जलाल की मासूमियत एकदम कॉन्ट्रास्ट पैदा करती थी और इसलिए उन्हें तुरंत फाइनल भी किया गया। बलदेव के लिए यश चोपड़ा अपने दोस्त अनुपम खेर को कास्ट करना चाहते थे, पर आदित्य ने इनकार किया। उन्हें अमरीश पुरी चाहिए थे जो विलेंस के रोल के लिए जाने जाते थे। उन्हें सिलेक्ट किया गया। अनुपम खेर को राज के पिता का छोटा मगर अहम रोल मिला। फिर कास्टिंग, लोकेशन वगैरह सब कुछ तय होने के बाद एक चीज़ रह गई कि फिल्म का नाम क्या होगा। ये आइडिया आया अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर से। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये लाइन 1974 के फिल्म चोर मचाए शोर के गाने से ली गई थी। DDLJ से 3 साल पहले किरण ने आदित्य को यह टाइटल बताया था। वो अपनी एक स्क्रिप्ट के लिए इसे यूज़ भी करने वाली थी, लेकिन लाइन आदित्य के दिमाग में रह गई और उन्होंने किरण खेर से पूछा कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो किरण खेर ने तब मजाक में कहा था कि हाँ कर लेना, लेकिन क्रेडिट देना। DDLJ शायद एकमात्र फिल्म है जिसमें टाइटल सजेस्टेड बाय का क्रेडिट है किरण खेर के लिए। DDLJ की शूटिंग सितंबर 1994 में शुरू हुई और अगस्त 1995 तक चली। अनुपमा चोपड़ा बताती हैं कि एज ए डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा यश चोपड़ा से काफ़ी अलग थे। नए ज़माने की फिल्म बनाना चाहते थे, इसलिए फिल्म के लिए उन्होंने यंग लोगों की एक टीम बनाई। करण जौहर जो US जाने की फिराक में थे, इस फिल्म से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े थे। आदित्य के भाई उदय ने भी इस फिल्म में AD का काम किया। शाहरुख काजोल के पुराने दोस्त थे, लिहाजा उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने सब कुछ आसान कर दिया, सिवाय एक सीन के। स्विट्जरलैंड में सिमरन और राज का एक सीन था। सीन में जैकेट की जिप खोलकर सिमरन को लिपस्टिक के मार्क्स दिखाता है और फिर सिमरन रोती है, आपने देखा भी होगा। सीन में शाहरुख काजोल को सीरियस रहना था ऑब्वियसली, क्योंकि रोना है, लेकिन जितनी बार सीन शूट होता दोनों हंसने लगते, दोस्त थे। इस सीन की शूटिंग में इतनी देर लगी कि 3 रील्स बर्बाद हो गई। अंत में आदित्य ने 5 मिनट का ब्रेक लिया, दोनों को कड़क हिदायत दी। इसके बाद एक ही टेक में सीन फिर शूट हुआ। एक और किस्सा है अमरीश पुरी से जुड़ा। फिल्म के एक सीन में बलदेव और उसका पूरा परिवार पूजा कर रहा है। शॉट लेने से पहले अमरीश पुरी ने आदित्य से पूछा कि कितने बजे का टाइम है। आदित्य कंफ्यूज हुए कि टाइम क्या है का क्या मतलब है। आदित्य ने अपनी घड़ी देखी, तब अमरीश जी ने समझाया कि फिल्म में ये प्रेयर सीन किस टाइम का है, पूजा हो कब रही है कहानी में। अब आदित्य को इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी देर तक सोचना पड़ा, ये उन्होंने सोचा ही नहीं था पहले। उन्हें लगा कि अमरीश पुरी जो एक बहुत ही सीजन्ड एक्टर हैं, नौसिखिया समझ रहे हैं डायरेक्टर को और टेस्ट ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक और सीन में हुआ था। अमरीश पुरी की दुकान में राज और उसके दोस्त झूठ बोलकर बियर ले जाते हैं और इस बात से गुस्साए बलदेव घर लौटता है। आदित्य चाहते थे कि अमरीश सीढ़ियों को चढ़ते हुए डायलॉग बोलें और तब अमरीश ने पूछा कि सीढ़ियों पर क्यों बोलूँगा डायलॉग। आदित्य के लिए ये उनका अपना इंट्यूशन था कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। वो समझा तो नहीं पाए कि सीढ़ियों पर ही क्यों, लेकिन फिर भी डरे नहीं। कई मिनट के डिस्कशन के बाद अमरीश आदित्य के विजन के मुताबिक सीन करने को राजी हुए। बाद में उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि आदित्य अच्छा डायरेक्टर है, उसे पता है कि वो क्या चाहता है। फिल्म के गानों की शूटिंग से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्से हैं, वो भी आपको बताते हैं। मसलन इस फिल्म के कोरियोग्राफर थी सरोज खान, लेकिन शुरुआत से आदित्य और उनकी बनी नहीं। एक बहुत एक्सपीरियंस है, एक नया है। सरोज जी को लगता था कि यश चोपड़ा का बिगड़ा बेटा है, इसको मैं ठीक करूंगी। फरवरी 1995 मेहंदी लगा के रखना की शूटिंग हो रही थी गाने की। आदित्य जिद पर अड़े थे कि होने वाली दुल्हन यानी कि सिमरन गाने के लास्ट में डांस करेगी, लेकिन उस जमाने में जितनी फिल्में आती थी उनमें मेहंदी में दुल्हन के डांस का चलन पुराना था, होता ही था। यश चोपड़ा ने भी जो फिल्म बनाई चांदनी, उसमें श्रीदेवी को सगाई में नचाया था। सरोज इसी बात को लेकर अड़ गई। एक और दिक्कत आई जब करण जौहर ने ग्रुप डांसर्स के कॉस्ट्यूम्स में अपनी मर्जी से बदलाव कर दिए। उन्हें लगा कि पंजाबी डांस में 2-2 स्कार्फ क्यों लहराए मर्द, बड़ा क्लीशे है, 2 की जगह 1 लहराना चाहिए, वही कूल लग रहा है। सरोज जी भड़क गई कि मेरी परमिशन के बिना मेरे डांसर्स के कपड़े किसने बदले। स्कार्फ वापस 2 कर दिए गए, लेकिन अंत में गाना आदित्य के विजन के मुताबिक ही शूट हुआ। सिमरन शर्माती बैठी रही जब राज इस गाने में
डांस करते नजर आते हैं। फिल्म में एक और गाना है, रुक जा ओ दिल दीवाने। इस गाने की शूटिंग तक फिल्म की कोरियोग्राफर बदल गई थी। सरोज और आदित्य के बीच जो गहमा गहमी चल रही थी वो स्विट्जरलैंड में और बढ़ गई। सरोज खान शूटिंग के लिए लेट पहुंची, एक बार दोनों में एक बार फिर झगड़ा हुआ और वो फिल्म से अलग हो गई। फिल्म की रिलीज के बाद एक बार सरोज खान आदित्य से वैसे मिली थी और बोली उन्हें कि मैंने तुम्हें कम आका था आदित्य, लेकिन उन्होंने DDLJ कभी नहीं देखी और आदित्य के साथ काम भी नहीं किया। सरोज के जाने के बाद आदित्य ने नए कोरियोग्राफर को ढूंढना शुरू किया और इस तरह फराह खान इस फिल्म से जुड़ी। रुक जाओ दिल दीवाने के लिए आदित्य एक मॉडर्न शूट चाहते थे, रेगुलर यूनियन डांसर्स की जगह फॉरेन डांसर्स, सेट में पेरिशियन स्काईलाइन वाला जाइंट बैकलिट विनाइल। आदित्य को हर चीज एकदम MTV स्टाइल चाहिए थी, पेपी। लेकिन शाहरुख के चलते गाना वैसा बन नहीं रहा था जैसा आदित्य चाहते थे। शाहरुख दरअसल 2 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक DDLJ करते थे, 3 से रात 10 बजे तक सुभाष घई की त्रिमूर्ति करते थे। टाइम की इसी कमी के चलते फराह ने इम्प्रोवाइज किया, MTV स्टाइल छोड़कर पुरानी जनरेशन के डांसिंग किंग शम्मी कपूर की तरफ गई वो प्रेरणा के लिए। तीसरी मंजिल से शम्मी कपूर का स्टाइल लिया उन्होंने, लॉन्ग शॉट्स के बीच ओपेरा सिंगर को डाला और अंत में एक सुपरहिट गाना बनकर तैयार हो गया। गानों को लेकर आदित्य चाहते थे कि गाने R.D. बर्मन और शंकर जैक्सन स्टाइल में मिक्स हों, लेकिन जतिन ललित को उन्होंने चुना था। दोनों म्यूजिकल घराने से थे, दोनों ने कई फिल्मों में म्यूजिक भी दिया था, लेकिन एक बड़ी हिट की वो तलाश में थे। लिरिक्स के लिए आनंद बख्शी को चुना गया। 66 साल के बख्शी 534 फिल्मों में 2700 गाने लिख चुके थे जब उन्हें DDLJ के लिए बुलाया गया, पर 23 साल के डेब्यू डायरेक्टर को उनकी लाइंस पसंद नहीं आई। सिचुएशन थी, सिमरन अपने घर में नाचते हुए अनदेखे प्रेमी के बारे में गा रही है। आदित्य जिद पर अड़े थे कि वर्ड्स यंग साउंडिंग होने चाहिए, यंग लड़की है। उनका था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि लंदन की लड़की गा रही है। 4 दिन की जद्दोजहद हुई, 24 वर्सेस आनंद बख्शी के रिजेक्ट हुए। बख्शी ने कहा कि भाई तुमको दूसरा लिरिसिस्ट ढूंढ लेना चाहिए, पर आदित्य माने नहीं और आखिर में बख्शी ने मेरे ख्वाबों में जो आए लिखा। 15 अगस्त 1994 को फिल्म का पहला गाना फिर रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद पायल बचा के चलना लिखा गया, जो बाद में मेहंदी लगा के रखना हुआ। बॉलीवुड की हर फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले आदित्य चोपड़ा अपनी पहली फिल्म के रिलीज के दिन दोपहर तक सोए। वजह, पहले हाफ की उनको टेंशन थी नहीं, मसाला था, म्यूजिक था, पता था कि फर्स्ट हाफ चलेगा। असली टेंशन थी क्लाइमैक्स की, क्योंकि वहां उन्होंने गेम किया था। आदित्य बताते हैं कि क्लाइमैक्स के एक सीन के लिए ही मैंने पूरी फिल्म लिखी थी, लेकिन सबको शक था क्योंकि ये बॉलीवुड के फॉर्मूले से एकदम हटकर था। हीरो लड़की को लेकर भाग नहीं रहा था, उल्टा लंबी स्पीच दे रहा था, रो रहा था और लड़की को उसके पिता के साथ छोड़ने को तैयार भी था। आदित्य और उनका असिस्टेंट समीर इंटरवल के बाद गेटी थिएटर में घुसे। 20वीं रील में शाहरुख का इमोशनल डायलॉग आया और आदित्य को इसी सीन की फिक्र थी। पब्लिक इमोशनल नहीं हुई तो, थिएटर में अगर सीटी बज गई तो, इन बातों का मतलब ये फिल्म फ्लॉप। जब शाहरुख का मोनोलॉग लेकिन शुरू हुआ, आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर घुटनों में छुपा लिया। थिएटर में पूरा सन्नाटा था। पब्लिक शाहरुख के एक एक शब्द को सुनती थी और आदित्य को उसी समय समझ आ गया कि फिल्म हिट है। शाहरुख ने फिल्म का पहला शो जयपुर में देखा। वहां वो चाहत की शूटिंग कर रहे थे। महेश भट्ट और पूजा भट्ट के साथ लोकल थिएटर में वो गए। महेश जी ने फिल्म देखी नहीं थी। क्लाइमैक्स के दौरान थिएटर में सुगबुगाहट शुरू हुई और शाहरुख तब डर गए कि यार इनको एक्टिंग समझ नहीं आ रही क्या, मेरी या पसंद नहीं आ रही। फिर उनको समझ में आया कि लोग उनके डायलॉग्स को ही दोहरा रहे थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। मुंबई में पहले हफ्ते में सिर्फ एक ही शो ऐसा था जिसकी कुछ सीट्स खाली रहीं, 100 के करीब, वो भी शनिवार की शाम थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स के फ़ोन आ रहे थे, आदित्य शांत थे। 5-6 हफ्ते में जब पक्का हो गया कि फिल्म हिट है, तब जाकर राहत की सांस ली आदित्य ने। DDLJ से पहले आदित्य ने फैमिली से कहा था कि सक्सेसफुल फिल्म बनाए बिना वो छुट्टी नहीं लेंगे। दिसंबर में जब ब्लॉकबस्टर कंफर्म हो गई तो चोपड़ा फैमिली पाली गई। DDLJ के साउंड ट्रैक ने भी कई रिकॉर्ड तोड़े। 12 मिलियन कैसेट्स उसकी बिकी। HMV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरीश दयानी का अनुमान था कि हर 3 में से एक भारतीय घर में DDLJ का म्यूजिक था। ओवरसीज मार्केट में $5 मिलियन का बिजनेस उस वक्त में एक रिकॉर्ड था। सैन फ्रांसिस्को के नास थिएटर में पहले हफ्ते में 11,000 लोगों ने फिल्म देखी थी। 720 सीटों के लिए पहले दिन 1,000 लोग आए। रात 1 बजे दूसरा शो लगाना पड़ा। 680 लोग रुके भी। 3 हफ्ते तक 24 घंटे शो चले। सुबह 5 बजे का शो भी फुल जाता था और करीब $2 लाख का बिजनेस सिर्फ एक थिएटर से हुआ। यूके में फिल्म 1 साल तक चली। £2.5 मिलियन का बिजनेस। £10 का टिकट था, फिर भी हॉल फुल।
रिपीट रन्स में भी अच्छी भीड़ जुटती थी। डीडीएलजे ने ओवरसीज टेरिटरी को बॉलीवुड के लिए एक मेजर मार्केट बनाया। 80s में ए ग्रेड फिल्म के ओवरसीज राइट्स 1.5 से 2 मिलियन रुपए में बिकते थे। एक दशक बाद कीमत 90 से 100 मिलियन तक पहुंच गई। वैलेंटाइंस डे पर्याप्त कारण है डीडीएलजे की बात करने के लिए, लेकिन फिर भी इस सवाल में कुछ बात तो है ही ना कि फिल्म इतनी बड़ी कैसे हुई। जवाब है 90s का हिंदुस्तान। लिबरलाइजेशन का दौर था, कोका कोला आ रहा था, मैकडॉनल्ड खुल रहा था, एमटीवी दिख रहा था। इंडियन मिडिल क्लास का एक पैर पारंपरिक मूल्यों में खड़ा था और दूसरा नई दुनिया में। सवाल उठ रहे थे कि कितना बदलें, कहाँ तक बदलें, कहाँ ठहरें। डीडीएलजे ने एक सॉफ्ट आंसर दिया इन सारी चीज़ों का। राज पश्चिमी कपड़े पहनता है, वेस्टर्न ड्रेसेस, हार्ले की जैकेट में घूमता भी है, पर दिल उसका हिंदुस्तानी है। सिमरन स्कर्ट पहनती है, लंदन पली है, लेकिन है तो संस्कारी। फिल्म कहती है कि दोनों को अपनाया जा सकता है। एनआरआई ऑडियंस के लिए फिल्म ने एक रोमांटिक हिंदुस्तान की तस्वीर पेश की। स्क्रीन पर सरसों के खेत थे, शादियां थीं, परिवार था। फर्स्ट जनरेशन एनआरआई बलदेव से जुड़े, जो अपने देश को याद करते थे। सेकेंड जनरेशन ने राज सिमरन में अपनी कहानी को देखा। डीडीएलजे ने बॉलीवुड को नया बिजनेस मॉडल दिया। एनआरआई लव स्टोरीज का दौर शुरू हुआ। विदेशी लोकेशंस, ट्रेंडी कपड़े और हिंदुस्तानी मूल्य फॉर्मूला बना एक तरह का। शाहरुख इसके बाद सुपरस्टार हुए, जैसा आदित्य ने कहा था। डीडीएलजे की खास बात यह भी है कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर तो बनी ही, साथ में कल्ट क्लासिक भी हुई। 90s की जनरेशन के लिए लव स्टोरी का मतलब आज भी डीडीएलजे है। डीडीएलजे ने उस जनरेशन को एक सपना दिया कि हीरो सिर्फ एंग्री यंग मैन नहीं, बल्कि कूल और सॉफ्ट भी हो सकता है, बेबी भी हो सकता है, बियर पी सकता है, लेदर जैकेट पहन सकता है, हीरोइन को पलट कह सकता है और अंत में उसकी फैमिली को इम्प्रेस भी कर सकता है और अपने साथ ले भी जा सकता है। डीडीएलजे की अपनी कहानी तो बड़ी शानदार है, लेकिन उसके बनने की शानदार कहानी आप तक लेकर आए थे कमल। इसे रिकॉर्ड किया था निवेदिता ने और उनका साथ दिया था अभिषेक यादव ने। अगर आप प्रेम में हैं या इच्छुक हैं और वैलेंटाइंस डे में मानते हैं और आपके पास टाइम भी है, तो टाइम निकाल करके डीडीएलजे देख लीजिए और उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी वैलेंटाइंस।